कई देशों की अपनी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं, जिनका काम क्या होता है कि उस पर्टिकुलर देश से दूसरे देशों से सीक्रेटली तरीके से खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। जैसे यूएसए की बात करें तो वहां पर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, यूके में MI6 है, रशिया में GRU है, चाइना में MSS। उसी प्रकार से भारत की भी अपनी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, नाम है रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रो को क्यों और कैसे बनाया गया है, रो का उद्देश्य और काम क्या है, रो का स्ट्रक्चर क्या है, एक रो एजेंट किस तरह से बनता है, रो के बारे में डिटेल से बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि रो के बारे में आपको ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? आपको खुद को पता है कि एक सीक्रेट एजेंसी है, तो जाहिर सी बात है उनके बारे में आपको पब्लिकली जानकारी नहीं मिलेगी। वीडियो में आपको जो जानकारी बताऊंगा वो मैंने इंटरनेट से अलग अलग सोर्स से ली है। रो को 1968 में बनाया था। उससे पहले केवल एक ही इंटेलिजेंस एजेंसी थी, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। उसको अंग्रेजों ने 1909 बनाया था। इसका काम क्या था कि भारत के अंदर की जो खुफिया जानकारी है उनको कलेक्ट करना। लेकिन 1933 में क्या हुआ था कि विश्व के बाकी देशों में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई थी। इस कारण से IB का काम बढ़ा दिया गया कि भारत की जो खुफिया जानकारी है भारत के अंदर की, उसको कलेक्ट करने के साथ साथ में दूसरे देशों के अंदर से भी खुफिया जानकारी कलेक्ट करना है। 1962 में भारत चाइना का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत हार गया था। यहां पर IB ने कोई खास परफॉर्म नहीं किया था, कोई खास रिजल्ट दिया नहीं। हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इस युद्ध में अनसक्सेसफुल रही थी। इसके बारे में रो के रिटायर्ड ऑफिसर मेजर जनरल VK सिंह 2007 में अपनी बुक इंडियाज एक्सटर्नल एजेंसी सीक्रेट्स ऑफ रो में लिखते हैं कि आवर इंटेलिजेंस फेल्ड टू डिफेक्ट चाइनाज बिल्ड अप फॉर द अटैक। और यहीं से ये महसूस होने लगा कि एक अलग इंटेलिजेंस एजेंसी होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी होनी चाहिए। भारत चाइना के युद्ध के बाद में 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसके बाद ये कंफर्म हो गए हैं कि एक अलग इंटेलिजेंस एजेंसी बननी ही चाहिए, मतलब बननी ही चाहिए। आर्मी के जो चीफ जनरल थे जयंतनाथ चौधरी, उन्होंने कहा था कि हमें अधिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है। फिर 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार ने रो को बनाया था। इसका पूरा काम जो IB के जो डिप्टी डायरेक्टर थे RN काउ, उनको दिया था और इन्होंने इनका प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार किया और इस प्रकार से रो बना। और RN काउ ही थे जो रो के पहले चीफ बने। 1977 में रिटायर होने तक यही चीफ रहे और रो में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कई ऑफिसर और एक्सपर्ट शुरुआत में रो की सक्सेस का क्रेडिट RN काउ ही को ही देते हैं। VK सिंह अपनी बुक में लिखते हैं कि काफी हद तक ये काउ ही थे जिन्होंने रो को भारत की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के लेवल तक पहुंचाया, जिसमें लगभग हर बड़े एजेंट्स और एम्बेसी थे। शुरुआत में रो के मेनली दो उद्देश्य थे। रो के फॉर्मल ऑफिसर B रमन 2007 में अपनी बुक द काउबॉयज ऑफ रो डाउन मेमोरी लेन में लिखा है कि पहला उद्देश्य ये था कि पाकिस्तान और चाइना से खुफिया जानकारी कलेक्ट करना, और दूसरा था कि पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वहां पर गुप्त कार्रवाई करना। और टाइम टू टाइम रो के उद्देश्य बढ़ते गए हैं। उन सभी देशों की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री और भी अलग अलग फील्ड की खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, जिनका इंपैक्ट भारत की सिक्योरिटी और विदेश नीति पर पड़ता है। इसके साथ साथ सीक्रेट ऑपरेशन करना। रो टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार रो ने टेररिज्म के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन भी किए हैं, तो एक उद्देश्य रो का ये भी है टेररिज्म के खिलाफ लड़ना। अब बात करते हैं रो के स्ट्रक्चर के बारे में। US और UK में क्या होता है कि वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करती है, जबकि भारत की रो सीधी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। प्राइम मिनिस्टर के अंदर 3 एजेंसी आती हैं। पहली है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशंस, तीसरी है कैबिनेट सेक्रेटरियल, जिसके अंदर 4 इंटेलिजेंस एजेंसी आती हैं। पहली है जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, दूसरी है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो मैंने पहले बात की IB के बारे में, तीसरा है मिलिट्री इंटेलिजेंस, चौथा है अपना रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये तो रो का स्ट्रक्चर हो गया है। अब बात करते हैं कि एक रो एजेंट्स बनता किस प्रकार से है, रो में भर्ती किस प्रकार से होती है। शुरू में क्या होता था कि जो मेन जो रो के ऑफिसर थे उन पर निर्भर करता था, जिनकी भर्ती सीधी होती थी, और कई कैंडिडेट को आर्मी, पुलिस और अदर जो सिविल सर्विस थे उनसे लिया जाता था। इसके बाद में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को सीधे ही भर्ती किया जाता था। लेकिन बाद में 1983 में रो ने खुद की सर्विस कैडर बना दी, RAS रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस, जो सिविल सर्वेंट जिनकी ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में होती है, वहां पर एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होता है। शुरुआत में 1 साल के लिए सिलेक्शन होता है। चाहता है तो वो 1 साल के अंदर वापस अपनी सर्विस में आ सकता है, लेकिन वो नहीं आता है तो फिर उसको परमानेंटली रो में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम देखी गई। थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रो के सिलेक्शन में टेल एंड सिंड्रोम देखा गया है। मतलब कि जिन कैंडिडेट ने UPSC क्रैक की है और जिनकी ट्रेनिंग चल रही है
उनके जो नीचे के लेवल के जो कैंडिडेट हैं वो ही रो में शामिल होना चाहते हैं, मतलब कि उनका ही इंटरेस्ट है। जो टॉप के जो कैंडिडेट हैं वो अपना इंटरेस्ट दिखाते नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके अलावा जो ए ग्रेड की सर्विसेज हैं उनके ऑफिसर का भी सिलेक्शन होता है, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गई है, इंडियन फॉरेन सर्विस हो गई है, इंडियन पुलिस सर्विस हो गई है। ऐसी टोटल 37 सर्विसेज हैं जिनकी ऑफिसर का सिलेक्शन होता है। तो ये थी भारत की खुफिया एजेंसी रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की कहानी। रो ने कई सीक्रेट मिशन भी की है, रो की कई अचीवमेंट्स भी रही है, जैसे 1971 में बांग्लादेश का निर्माण, 1975 में सिक्किम का भारत में शामिल करना और अफ्रीका में मुक्ति आंदोलन की सफलता। इसके अलावा और भी कई अचीवमेंट्स रही हैं। रो का पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, अफ्रीका के साथ साथ ईरान, मलेशिया, फिजी, नेपाल, यूएई, कनाडा, यूके, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, तुर्की, तजाकिस्तान और भी कई देशों में रो ने सीक्रेटली काम किया है। लेकिन रो की कुछ कमजोरियां भी रही है। रो को कई बार क्रिटिसाइज किया गया है, कई बार आरोप भी लगे हैं। एक रो एजेंट्स किस तरह से काम करता है, उसकी जिंदगी कैसे होती है, गुमनामी की जिंदगी होती है। एक रो एजेंट्स की जिंदगी, रो की अचीवमेंट्स, रो के जो सीक्रेटली मिशन किए गए हैं और रो पर जो आरोप लगे हैं, क्रिटिसाइज किया गया है, उन पर डिटेल से बात करेंगे कभी किसी दूसरे वीडियो में।